दोस्तों नमस्कार। बड़ा सीधा सवाल है, इस देश को कौन चला रहा है? और यह सवाल आपसे है और आप कहेंगे इसका जवाब उतना ही सीधा है। इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। हमारा सवाल होगा उसके बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हर तीसरे दिन दिल्ली से बाहर होते हैं तब फैसले कौन लेता है, इस देश को कौन चला रहा है? तो हो सकता है आपके जहन में और सीधा जवाब हो कि देखिए एक दो नहीं बल्कि 70 से ज्यादा मंत्री हैं। कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री है, कोई राज्य स्तर का मंत्री है और किसी के पास तो स्वतंत्र प्रभार भी है, यानी इंडिपेंडेंट चार्ज भी है। तो हर विभाग, हर मंत्रालय को संभालने के लिए एक लंबी चौड़ी पॉलिटिशियंस की जो मंत्रियों की सूची है उसको आप पढ़ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमारा सवाल फिर होगा, अगर वह भी बाहर रहें तब फैसले कौन लेता होगा? और इतना ही नहीं, सिर्फ दिल्ली से बाहर रहने का जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि अगर कुछ मंत्री चुनाव मैदान में कूद गए, प्रचार के लिए नहीं बाकायदा चुनाव में लड़ने के लिए, तो फिर उनकी एवज में कौन उनके मंत्रालयों पर निर्णय ले रहा होगा? तो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो और कृषि मंत्री। जरा कल्पना कीजिए कि इन 5 राज्यों में प्रधानमंत्री ने जब जब चुनाव प्रचार किया तो किसानों का जिक्र किया, और किसानों का जिक्र विपक्ष ने भी किया, उनको राहत रियायत देने का जिक्र था। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, आपसे कोई यह पूछ ले इस देश के भीतर में कौन है कृषि मंत्री, तो आप कहेंगे अच्छा कृषि मंत्री, कृषि मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर है। हमारा अगला सवाल फिर आपसे होगा, अच्छा कृषि मंत्री अगर इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वहीं पर वो बैठ चुके हैं और न सिर्फ उनके जिम्मे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बल्कि पूरा इंदौर का संभाग है कि उन्हें चुनाव जिताना है, तो इस देश में किसानों के सामने कोई मुश्किल हो तो कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव लड़ रहा है, प्रधानमंत्री यात्रा पर है, गृह मंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार में खुद को झोंक चुके हैं, वित्त मंत्री की मौजूदगी नामौजूदगी कई सवाल खड़े करती होगी। लेकिन फैसला ले कौन रहा है, सरकार चला कौन रहा है? और अब जब आप इस पटरी पर आए तो एक क्षण के लिए सोचिए, यह नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने में आज 13 तारीख है। इन 13 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 3 दिन दिल्ली में वो लौट आते थे, वो रात में लौटते थे, देर शाम होते होते दिल्ली आते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो दिल्ली से निकल जाते हैं। दिल्ली वह आराम करने आते हैं, दिल्ली वह प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, पुरानी फाइलों को देखते हैं, वो घर जाते हैं, रात में आराम करते हैं। आप कहेंगे नहीं, वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं, 18 घंटे तो काम ही करते हैं। और फिर इस दौर में टेक्नोलॉजी है, क्या दिक्कत है, किसी को लेकर क्या परेशानी है? तो बात आज यहीं से शुरू करते हैं, किसी को लेकर क्या परेशानी हो सकती है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इस देश के भीतर आने लगा है और प्रधानमंत्री उसकी वकालत करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए आप कहीं पर भी रहें, कोई जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में ही रहें। तो यहां से सवाल शुरू होता है, इस देश के भीतर किसानों के सामने जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने और उन सवालों का समाधान का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में क्यों भाषण दे रहे हैं? वो दिल्ली बैठकर उनका निदान क्यों नहीं करते हैं? जो कृषि मंत्री हैं वह भी चुनाव मैदान में है, तो फिर अब निर्णय कौन ले रहा होगा? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर वह भी चुनाव मैदान में है। और इस देश के गांव की हालत कैसी है, तो जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है वह भी चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। तो फैसले कौन ले रहा होगा? और बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में सिर्फ किसान मजदूर नहीं, इस देश के भीतर में रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, इस देश की तमाम परिस्थितियों में जो जो रियायत सरकार ने अपने, आप बीजेपी कहिए, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखी या प्रधानमंत्री की गारंटी के साथ जो घोषणा पत्र का ऐलान किया गया, अगर उस घोषणा पत्र को आप उठाइएगा तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल हमारे बदले आपके जहन में आ जाए, अच्छा प्रधानमंत्री गारंटी ले रहे हैं और घोषणा पत्र का ऐलान किया गया,
प्रधानमंत्री भी वही है, वो चाहें तो दिल्ली से बैठकर उसका समाधान कर सकते हैं। तो घोषणा पत्र लाने की क्या जरूरत थी? और घोषणा पत्र ले आए तो उसकी गारंटी खुद क्यों दे रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? ये कहने की जरूरत क्या है? वो तो है ही। तो फिर मुमकिन नामुमकिन की स्थिति क्या है? आप कहेंगे नहीं नहीं, कुछ राज्यों का हिस्सा होता है, कुछ केंद्र का हिस्सा होता है, और आप समझते नहीं है इस देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगला सवाल फिर हमारा होगा, अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो इस देश में किसानों को लेकर 3 कानून केंद्र बिना राज्यों की सहमति के कैसे ले आया? इस देश के भीतर में ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि सीबीआई से हम अपने राज्यों में जांच नहीं कराएंगे? 1 दर्जन राज्य जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे, उन्होंने इनकार कर दिया। ईडी हो या आईटी हो, उसको लेकर सवाल क्यों उठता है? और जो जीएसटी का पैसा होता है वह भी नहीं मिल पा रहा है, इसका ऐलान भी क्यों हो रहा है? तो फाइनेंस मिनिस्टर की क्या भूमिका है? एक के बाद एक सवाल सिर्फ चुनाव मैदान के भीतर जब आप चलते चले जाइएगा तो वहां उठने वाले मुद्दों को जरा परखने की कोशिश कीजिए और सोचना शुरू कीजिए। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर कर दिया गया, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र घुस आया। केंद्र कहता है देखिए जहां मुश्किल होगी हमें वहां पर समाधान के लिए आना ही पड़ेगा। तो जब केंद्र आ ही सकता है और आना ही पड़ेगा, और केंद्रीय एजेंसी से लेकर केंद्र सरकार अपने तौर पर राज्यों के मुश्किल हालातों से निदान दिलवाने का दावा करती है, तो फिर इसके लिए प्रधानमंत्री को अलग अलग जगहों पर क्यों जाना पड़ता है? और चुनाव प्रचार में मोदी है तो मुमकिन है खुद ही ये क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि आपकी मौजूदगी तो दिल्ली में होनी चाहिए। तो क्या दिल्ली में नहीं है और आप सफर करते रहते हैं इसलिए यह मुद्दा उठ गया? क्योंकि एक क्षण के लिए देखिए, जरा इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री मोदी अब राजस्थान की दिशा में चीजें जा रही हैं। आज तो वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में थे, वो लगातार वहीं पर रहेंगे 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख प्रचार का आखिरी दिन है। 17 तारीख को वोटिंग छत्तीसगढ़ में होनी है और उसके बाद वोटिंग 17 तारीख को ही मध्य प्रदेश में होनी है। उसके बाद रास्ता खुलेगा 25 तारीख को राजस्थान में होनी है। तो 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक प्रचार होगा। अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री 15 तारीख से क्या राजस्थान में ही रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे? जी, दिल्ली में नहीं रहेंगे, वो राजस्थान में ही रहेंगे। 15 नवंबर को वायतू में रहेंगे, 18 तारीख को भरतपुर और नागौर जाएंगे, 20 तारीख को पाली में रहेंगे, 22 तारीख को जोधपुर में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे। तमाम जगहों पर रैली करेंगे, 2 जगहों पर रोड शो करेंगे। तो क्या बात इतनी भर है? और इस महीने के भीतर जब आप झांकिएगा तो उसको जब निकाला गया तो पता चला सिर्फ 1 नवंबर, 3 नवंबर और 10 नवंबर, जो बीती हुई 13 दिन है, इन्हीं 3 दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में थे। यह एक अलग मसला है कि इन 3 दिनों में भी प्रधानमंत्री उद्घाटन से और उद्बोधन से नहीं चूके। वो भाषण दे रहे थे। देश का जो मीडिया है, जो सत्ता के साथ चलता है, रेंगना शब्द ठीक नहीं है, चलता है कह लीजिए, वह उन्हीं को दिखा रहा था। क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए, 2 तारीख को छत्तीसगढ़, 4 तारीख को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 5 तारीख को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 7 तारीख को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, 8 तारीख को मध्य प्रदेश, 9 तारीख को मध्य प्रदेश और राजस्थान, 11 तारीख को तेलंगाना, 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में दीपावली। कल जो मौका था वो सेना के बीच थे, सैनिकों के बीच थे, उन्होंने दीपावली मंगाए। और आज के दिन वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगातार। और अगर आप पिछला महीना भी देखना चाहते हैं तो वहां पर भी वह हर तीसरे दिन दिल्ली में नहीं थे, 10 दिन नहीं थे। 1 अक्टूबर को नहीं, 2 अक्टूबर को नहीं, 3 को नहीं, 5 को नहीं, 12 को नहीं, 14 को नहीं, 20 को नहीं, 21 को नहीं, 27 को नहीं, 30 को नहीं, वहां भी हर तीसरे दिन वह दिल्ली में नहीं थे। इन सब के बीच वो मौका भी निकालते हैं कि राजनीतिक तौर पर चीजें कैसे प्रभावित हो सकती है। तो 14 तारीख को प्रधानमंत्री रांची में नजर आएंगे, बगल में खूंटी, उसका उलियातू का इलाका है, वहां पर रहेंगे। वहां पर आईओसीएल टर्मिनल के करीब एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। बिरसा कॉलेज स्थित जो फुटबॉल ग्राउंड है, वहां के जो आदिवासी लड़के हैं वो उस इलाके में वह वहीं पर फुटबॉल खेलते हैं, तो अभी वहां फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं क्योंकि वहीं पर सभा होनी है। तो पूरी व्यवस्था है इस देश के भीतर में। अगला सवाल आपका होगा, क्या तो देश कौन चला रहा है, हम किसके जिम्मे कहें? हमने तो प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। उसके बाद इस देश के भीतर में हर
मुश्किल हालात में केंद्र सरकार का योगदान क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और क्या हुआ या नहीं हुआ, ये अपने आप जहन में रखिए। वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो हेल्थ सेक्टर हो, वो बैंकिंग सेक्टर हो, वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, वह इस देश के एफसीआई पर बढ़ता हुआ जो कर्ज है उसको लेकर सवाल हो रहा हो, इस देश के भीतर जुड़े हुए दिहाड़ी मजदूर से लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर, मनरेगा में किसान जो खेती करने के बाद मजदूरी कर रहा है उसको भी मजदूरी वहां पर मिल क्यों नहीं पा रही है, और जो 60,000 करोड़ का बजट था वह अभी से क्यों खत्म हो गया। ये सारे सवाल जोड़ते चले जाइए, आपको लगेगा अरे देश में हमने एक सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री तो है ना जो देखेंगे चीजों को। लेकिन फिर हमारा वही सवाल, प्रधानमंत्री अगर हर तीसरे दिन दिल्ली से बाहर हैं तो फिर आप क्या करेंगे। आप कहेंगे नहीं सिर्फ आप अक्टूबर नवंबर का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें लगता है अक्टूबर नवंबर का जिक्र नहीं करके हम 2014 से जिक्र शुरू कर देते हैं। 2014 से 2019 के बीच में जो 5 बरस का वक्त था उसमें प्रधानमंत्री लगभग 22 महीने 6 दिन यात्रा पर रहे, यानी हर तीसरा दिन। 60 महीने में से 22 महीने 6 दिन उसमें वो यात्रा करते रहे। 565 दिन जो सरकारी यात्रा थी, 101 दिन उन्होंने चुनाव प्रचार किया। दोनों को जोड़िएगा तो हिसाब किताब बड़ा क्लियर हो जाएगा। 18 महीने 25 दिन, जिसमें से 3 महीने 11 दिन चुनाव प्रचार में गुजारे। आपके जहन में एक सवाल और आना चाहिए, अच्छा ये फ्री में घूमते हैं क्या, पैसा खर्च नहीं होता है क्या। पैसा खर्च होता है, क्योंकि जो चुनाव प्रचार होता है वो पार्टी के फंड से दिया जाता है, दिखलाया जाता है। लेकिन उसका भी एक नियम है, वो नियम ये सेट किया गया, उसमें हमने बहुत, हमारी टीम ने चीजों को खंगाला निकाला तो एक जानकारी निकल कर आई कि जब गोरखपुर में 2019 से पहले एक उपचुनाव था तो प्रधानमंत्री वहां चुनाव प्रचार के लिए गए, वायुसेना के जहाज से गए। उस जहाज की कीमत पार्टी ने दी, कॉमर्शियल रेट लिया गया। अब आपके जहन में होगा पैसा तो दे ही दिया गया कॉमर्शियल रेट पर, ऐसे बात नहीं बनेगी। कॉमर्शियल रेट जो था वो 1999 के बेस पे था। 1999 के बेस के हिसाब से वायुसेना का जहाज लेकर प्रधानमंत्री गोरखपुर जाएं, चुनाव प्रचार करके लौट आए और लिए दिया गया सिर्फ 31,000 रुपए। अगर आप एक हेलीकॉप्टर भी लीजिएगा और यहां से जाइएगा आप गोरखपुर तो भी आपको 50,000 के लगभग पड़ जाएगा। छोटा चार्टर्ड लीजिएगा तो 80,000 से, ये मिनिमम आपको बतला रहे हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वो लाखों में होगा। लेकिन यहां 31,000 में काम चल गया। अपनी सरकार है, अपना नियम है, अपने तरीके से परिभाषित करना है, अपना सिस्टम है, सब कुछ अपना है, तो फिर क्या दिक्कत है। ये तो हम 2019 का बता रहे थे। उस बीच में उसके बाद जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री की यात्रा कम हो गई, तो हमने सोचा उसके बावजूद भी 2 चीजों पर ध्यान रखिए। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री नोटिफिकेशन से पहले उस जगह पर जाना शुरू कर देते हैं। उसको भी उन यात्रा में इसलिए गिनिए क्योंकि वहां जो ऐलान होता है वह चुनाव के मद्देनजर ऐलान होता है, और उसके बाद जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो यात्रा करते ही हैं। 3 चुनाव जहन में रखिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव 2021 में 14 बार प्रधानमंत्री बंगाल गए। उसके बाद याद कीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, 30 बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश गए। उसके बाद याद कीजिए कर्नाटक का चुनाव, 8 बार प्रधानमंत्री कर्नाटक गए। चुनाव में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। यह पहला सवाल था कि सरकार कौन चला रहा है, जिसका जवाब आपकी तरफ से आया था मिनिस्टरों की पूरी फहरिस्त है। तो यहां पर एक जानकारी आपको और होनी चाहिए। जब हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो इसमें यह भी सोचिए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वह भी 16 तारीख से राजस्थान जाने लगेंगे। हम इधर जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह 13, 14, 15 3 दिन का वक्त बचा है। इन 3 दिनों में यह सभी का पूरा हिस्सा तय है, हर दिन उनकी मौजूदगी होनी है, कोई नहीं चूकेगा। लेकिन 15 के बाद जब राजस्थान में कूदेंगे तो अमित शाह की मौजूदगी 16 तारीख से शुरू होगी। पहले दिन ही 3 रैलियां हैं, भीम में, देवली में और कुंभलगढ़ में। देश के रक्षा मंत्री 4 दिन रहेंगे। देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी, इनको भी बोला गया 2 दिन आप भी रहिए। निर्मला सीतारमण महिला हैं, वित्त मंत्री हैं, महिला एम्पावरमेंट का सवाल इस देश के भीतर है, महिला आरक्षण है, तो इनकी मौजूदगी भी 14 तारीख से जयपुर में पहली रैली के साथ शुरू हो जाएगी। यह एक स्थिति इस देश के मिनिस्टर्स की है। लेकिन उसके एक समानांतर और बात है,
मध्य प्रदेश के भीतर 3 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उन मंत्रालयों को कौन संभाल रहा है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। इतने दिनों से वह मध्य प्रदेश में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उनसे कोई पूछने भी आता है या नहीं आता है? भाई मंत्री हैं, जनता ने चुना है और तरीका तो यही कहता है कि मंत्री निर्णय लेता है, नौकरशाह अपने तौर पर निर्णय नहीं लेता, वो इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि उस पर जो चिड़ियां बैठाई जाती है वो मंत्री की ही मौजूदगी और मंत्री की ही सहमति और मंत्री का ही आदेश और निर्देश होता है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव मैदान में, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर प्रहलाद पटेल वह भी चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते वह भी चुनाव मैदान में। यह थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कितने सांसद हैं, कितने राज्यसभा के सदस्य सांसद हैं, उनको भूल जाइए, हम तो सिर्फ मंत्रियों की फहरिस्त लेकर बैठे हैं। तो आपके जहन में एक बात और आनी चाहिए, क्या इसी वजह से समूची ताकत राज्य के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, सरकार चलाने के तौर तरीके हों, गवर्नेंस के तौर तरीके हों, सब कुछ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जाकर सिमट गया है? क्या यही बात है? यह कोई बताने की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस बार चुनाव में वो फेस नहीं है, लेकिन बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनके अलावे कौन सा ऑप्शन लेकर आएंगे यह वो सोच रहे होंगे। तो हमें लगता है एक क्षण के लिए यही सवाल तो वसुंधरा राजे सिंधिया के जहन में भी होगा कि हमारे सिवा कौन व्यक्ति होगा जो चेहरा इसके बाद अगर जीत गए तो सामने आ जाएगा। तो हमें लगता है, याद कीजिए झारखंड में क्या हुआ था। झारखंड में अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी कैसे आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? उस दौर में चले जाइएगा तो रघुवर दास मुख्यमंत्री बन गए। आप कहेंगे देखिए प्रधानमंत्री इस बात को देखते समझते हैं, जानते बूझते हैं कि किसको बनाने से क्या होगा। तो इसके लिए एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखते हैं, कर्नाटक का उदाहरण। येदियुरप्पा को चुनाव में दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, और स्थिति क्या हो गई बीजेपी की, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और इस दौर में उनको समझ में आ गया कर्नाटक तो गंवा दिए, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में जिस कर्नाटक में 99% सीट जीत गए थे लोकसभा की, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। ऐसी स्थिति अगर आ गई कर्नाटक के भीतर में, अब अगर लोकसभा चुनाव में परिस्थिति उलट गई, तब तो दिल्ली का आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो दोबारा येदियुरप्पा को याद किया, लेकिन येदियुरप्पा को याद करके यह नहीं कहा कि इस उम्र में आप सब कुछ संभालिए, उनके बेटे को ले आए। यानी विरासत, परिवारवाद, जो कहना है आप सोचिए कहिए, लेकिन तौर तरीकों को जरा समझिए। राजनीति साधने का पहला नियम है सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए। हमारी गवर्नेंस सत्ता, हमारी विचारधारा सत्ता, हमारी पॉलिसी भी सत्ता, और हमारा पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का तौर तरीका भी वही सत्ता। तो सत्ता के इर्द गिर्द घुमड़ती हुई परिस्थितियों में आप मंत्रिमंडल को घुमाइए, मंत्रियों को लीजिए, और यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि पीएमओ इतना ताकतवर है कि वहां हर विभाग से जो मंत्रालय, जो मंत्री संभालते हैं, उस विभाग का निर्णय पीएमओ में होता है, क्योंकि उस विभाग से सीधे ताल्लुक करने वाला एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी कम से कम जरूर बैठा हुआ है पीएमओ के भीतर भी। और पीएमओ की अपनी पूरी की पूरी फैस देखिएगा तो 400 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है जो आधिकारिक लेवल पे वहां बैठते हैं, स्टेनो से लेकर सेक्रेटरी तक 400 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है। लेकिन बहरहाल अब इसमें अगला सवाल एक और आना चाहिए। प्रधानमंत्री इस दौर में विदेश यात्रा का जिक्र जरूर होता है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी विदेश यात्रा की। पहले 5 बरस जो थे उसमें तो 92 कंट्रीज में चले गए थे। इस साल प्रधानमंत्री 19 दिन विदेश यात्रा करते हैं, 70 दिन वह इस देश के भीतर घूमते हैं। कुल मिला के 3 महीने हो गए, 89 डेज। तो 3 महीने 2023 में वह बाहर थे। अभी महीना 11वां चल रहा है, दिसंबर बचा हुआ है, तो हर तीसरे दिन या साढ़े तीसरे दिन प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं, घूम रहे हैं। जापान आ गए, पपुआ न्यू गिनी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, यूएसए गए, इजिप्ट गए, फ्रांस गए, यूएई गए, ग्रीस गए, साउथ अफ्रीका गए, इंडोनेशिया गए। और पिछले बरस जब आइएगा तो पिछले बरस भी यही स्थिति है। 102 दिन 2022 में प्रधानमंत्री यात्रा पर थे, उसमें लगभग 90 दिन वह देश के भीतर घूम रहे थे, 90 दिन यानी 3 महीने, और 13 से 14 दिन वह विदेशी यात्रा पर थे, यानी लगभग 102-3 दिन कुल मिला के वो बाहर थे। 2 बार जर्मनी गए, 2 बार जापान गए, डेनमार्क गए,
फ्रांस गए, नेपाल गए, यूएई गए, इंडोनेशिया गए, समरकंद गए, उज्बेकिस्तान गए। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में नहीं है तो देश कौन चला रहा है। और इस सवाल का जवाब हर किसी को चाहिए, देश चला कौन रहा है। तब यहां पर असल सवाल इस देश का खड़ा होता है कि इस देश को चलाने का मतलब होता क्या है। और देश को चलाने का मतलब उस इकोनॉमी को अपने अनुकूल बनाकर रखना है जिस इकोनॉमी से जो जीडीपी दिखाई जाती है और इस देश की जो अपनी नेटवर्थ है वह कम से कम बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो पहला हिस्सा आया, कॉरपोरेट के हवाले चीजें हो गई। उस कॉरपोरेट में भी बहुत कम लोग हैं, सेलेक्टिव लोग हैं जो प्रभावी हैं, जो सत्ता के अनुकूल हैं, जो सत्ता के साथ खड़े हैं। गाहे बगाहे राहुल गांधी इसका जिक्र करते रहते हैं और तमाम विपक्षी नेता इस दौर में कुछ कॉरपोरेट का जिक्र जरूर करते हैं जिनको सब कुछ ट्रांसफर किया गया। तो एक हिस्सा तो यह हो गया कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इस देश के भीतर कॉरपोरेट की मौजूदगी ही और उनकी पूरी पहल ही इस देश को चला रही है। तो जरूरत क्या है भाई? रेलगाड़ी जिसके पास होगी वो देखेगा, पोर्ट जिसके पास होगा वो देखेगा, एयरपोर्ट जिसके पास होगा वो देखेगा, इस देश का पावर सेक्टर जिसके पास होगा वह देखेगा। इसी तरीके से बांटते चले जाइए, वो रिटेल सेक्टर तक में आ जाइएगा तो आप कहेंगे अच्छा सब कुछ तो कॉरपोरेट के हवाले है, तो उन्हें ही चला रहे हैं देश। दूसरी स्थिति आती है कि नहीं, कानून व्यवस्था के मद्देनजर भी तो परिस्थिति को समझना होगा, इस देश में अनुकूल स्थिति बनी रहे। तब सवाल निकल कर आता है अच्छा कानून व्यवस्था यह तो गृह मंत्रालय के तहत काम होना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री भी तो लगातार चुनाव प्रचार में रहते हैं, तो कौन चला रहा है? तो इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया जाता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ईडी, सीबीआई, आईटी। कैसे लोगों को बांधा जाए और अनुकूल सत्ता के रखा जाए। इंस्टीट्यूशन इसीलिए मंत्री से बड़ा हो जाता है और सिस्टम से बड़ा हो जाता है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है अगर वो इस देश को चलाने की दिशा में बढ़ गया। और देश चलाने का मतलब राजनीतिक सत्ता के अनुकूल निर्णयों को लेते चले जाना। देश थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो अगला सवाल होगा तो अच्छा इसका मतलब एक ये भी है कि इस दौर में बीजेपी भी हाशिए पर चली गई, जो बीजेपी के भीतर सवाल उठता है। आरएसएस भी हाशिए पर चली गई जिसके भीतर संगठन को लेकर सवाल उठता है कि संगठन तो कल तक हम ही देखते थे, अब हम वो भी नहीं देख पाते हैं। तो जेपी नड्डा के जरिए संगठन को देखा जाता है जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके पावर। तो ऐसे में तो वो सारी संस्थाएं आपके सामने एक झटके में आकर खड़ी हो जाएगी। आप तो आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन तक भी आ सकते हैं। जो आरोप पिछले दिनों कांग्रेस ने लगाया कि हम मिलने का वक्त मांग रहे थे, कुछ हमें अपना विरोध देना था, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन के पास वक्त नहीं था। ये सारे सवाल जब निकलते हुए आएंगे तब फिर एक क्षण के लिए और सोचिए, जो आरोप इस दौर में प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में लगाते हैं उसमें हमें लगता है आप महादेव ऐप का जिक्र भी कर लीजिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, हवाला से जुड़ा है, उसके ऊपर नकेल कौन कसेगा? केंद्र सरकार को कसना है। तो गारंटी तो आप ही के पास है और आप ही सत्ता में है, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर मुमकिन है ये कहने जाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? किसी के द्वारा भी जो भी आरोप लगाए गए, किसी ने भी इस दौर में जो राहत रियायत का अलग अलग समुदायों को लेकर या अलग अलग वोट बैंक को लेकर जो जिक्र किया, उस पर निर्णय ले पाने की स्थिति में क्या केंद्र सरकार नहीं है? अगर है तो निर्णय क्यों नहीं लेती है? जनता को इसी बात से सोचना और समझना, और इसीलिए हमारा सवाल शुरू में ही आपसे था, देश चला कौन रहा है? सोचिए और बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।